हेलो एवरीवन, निम्बस करियर्स टीचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, DSSB की तरफ से पीजीटी की वैकेंसीज का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कितने सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है वो आपको बता दी गई है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आउट हो सकती है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आज मैं फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट इसका इंप्रेशन देता हूँ, तो जैसे आपको पीजीटी का सिलेबस देखने को मिलता है, सपोज करो यहाँ पे बाकी स्टेट्स में, या फिर आपको जो देखने को मिलता है सेंटर में, उससे जो ये सिलेबस है वो यहाँ पे थोड़ा आपको इजी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन वाला पार्ट बिल्कुल ना के बराबर है, बस आपको यहाँ पे +1 +2 वाला पार्ट अच्छे से करना है। वहीं से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। इसकी वजह से होता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ भी है वो थोड़ी सी हाई जाती है। तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर रहना है कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो +1 +2 है उसको अच्छे से पढ़ना है। वही से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई नहीं होता ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जाती है। तो आपको पता है कि जो आपका एक इसमें 300 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जनरल रहते हैं, है ना, जो सभी के लिए आपका रहता है। और 200 क्वेश्चंस में आपका 100 सीडीपी वाला पार्ट रहता है और एक आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है ना। तो वहां पे 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो अब यहाँ पे सिलेबस क्या है, तो इसको यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला आपका जैसे +1 का आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, जिसको बोलते हैं आपका यहाँ पे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो आपने देखना है कि बस +1 के सारे यूनिट, +2 के सारे यूनिट, वही आपका यहाँ पे सिलेबस है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट आपको देखने को मिलते हैं, डायमेंशन फॉर्मुलाज क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ठीक है, यहाँ पे एरर्स अलग अलग तरह के हैं, वहां से क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यही है आपका यहाँ पे कि पहला चैप्टर जो आपका टॉपिक रहेगा, पहला जो आपका यूनिट रहेगा, वहां से सिंपल आपने डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस, एरर्स, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको फाइंड आउट करना है कंपेयर करके डायमेंशन फॉर्मूला को, तो वो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट की बात करते हो तो उसमें काइनामेटिक्स है। काइनामेटिक्स में आपका यहाँ पे स्पेशली हम यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, मोशन की बात करेंगे। 1, 2 एंड 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब यहाँ से आपका बेसिकली क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो एक तो ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। तो ये सभी के ऊपर क्वेश्चन है। इसके अलावा वेक्टर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ पे ना। तो यहाँ से वाला पार्ट सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या फिर आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेक्टर्स को हम यहाँ पे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे मोशन इन प्लेन में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल से न्यूमेरिकल पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो 3-4 आपके इसके फॉर्मूलाज हैं वहां से न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड जो यूनिट है काइनेमेटिक्स का, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको टॉपिक से बता दी है। थर्ड आपके यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन में आपको यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है ना, कंसेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में। अब न्यूटन के तीनों ही लॉज ऑफ मोशन में, है ना, किस तरह से हम यहाँ पे एक लॉ से सेकंड लॉ को रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, उसकी एप्लीकेशन होगी, है ना, किस तरह से हम यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस के यहाँ पे क्या होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनमें से अब फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया, इस तरह से एग्जाम में आपसे आ सकता है ना। सिंपल सिंपल ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन से आपका ज्यादा पार्ट पूछा सकता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। और आपके फ्रिक्शन के ऊपर यहाँ पे काफी न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे, और जैसे आपका यहाँ पे पर्टिकुलर लीनियर मोमेंटम है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आ भी सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी है। तो यहाँ पे इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो वर्क यहाँ पे डन किया जाता है फोर्स की द्वारा, है ना, वो क्या रहता है। काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हो, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से सीधा आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है।
देन यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे एक लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे जैसे हुक्स लॉ है ना, उसके बारे में आपसे आ सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर ना, जो मैं आपको बता रहा था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, जब आपकी बॉडी यहाँ पे जा रही ऊपर, तो वहां से किस तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पे कोलिजन के ऊपर इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना। कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन काफी बार बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक भी है। फिर यहाँ पे आता है मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ना होता है, हमने यहाँ पे सेंटर मास पढ़ना होता है पहले तो ना, सेंटर ऑफ द मास पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और स्पेशली आपका यहाँ पे 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर मास को पढ़ना है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि मोमेंट को हम किस तरह, मोमेंटम को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द मास आपका यहाँ पे किस तरह से आपका वेरी करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ द मास पे क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से रहता है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो सेंटर ऑफ द मास अगर आपको यहाँ पे निकालना हो अलग अलग बॉडी का, जैसे आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड का बोला गया है, तो किस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, या टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, किस तरह से हम यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम उसको यहाँ पे कंजर्व रखते हैं ना। और एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे क्या रिलेशन है टॉर्क के साथ, है ना। एंगुलर मोमेंटम का आपका यहाँ पे, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूँ, उसके साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे रिंग का निकालो, सॉलिड डिस्क का निकालो, रोड का निकालो, सेंटर से निकालो, एक एंड से निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि हम कंपेयर करेंगे लीनियर और यहाँ पे रोटेशनल मोशन को, क्या इसमें रिलेशन है, रिलेशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पैरेलल एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है ना, कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स भी होती हैं, वो आपने ध्यान में रखनी है, वो अगर कर लोगे तो ये आपके लिए चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर है ग्रेविटेशन आपका ना, तो ग्रेविटेशन में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं केपलर के 3 लॉज के बारे में। यहीं से मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकली पूछा गया है 3 लॉज, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन। यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है ना, कि ग्रेविटेशन जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। देन आपको यहाँ पे किस तरह से आपका वेरिएशन देखने को मिलता है ना, एल्टीट्यूड के साथ, आपका यहाँ पे लैटिट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ, है ना, क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटी के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सैटेलाइट्स के ऊपर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की क्या होती है, इसके वेलोसिटी, ये तो यहाँ पे बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स के ये वाले ना, कि इसके वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर वहां से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर आपका यहाँ पे सैटेलाइट का कुछ दे दी होगी, आपसे बोल दी जाएगा बताओ जी यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है इसकी। तो इस तरह से यहाँ पे आपसे ये जो ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन है आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर, तो मतलब हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, टेंसाइल क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है। फिर हम यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे वही जैसे आपका यहाँ पे ये हुक्स लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पास्कल्स लॉ को पढ़ेंगे, विस्कोसिटी को पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन यहाँ पे क्या रहता है, रेनॉल्ड नंबर से आप क्या समझते हो, है ना। और स्ट्रीमलाइन यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में फर्क यहाँ पे क्या रहता है, ठीक है। बर्नौली का प्रिंसिपल यहाँ पे क्या बात करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। कॉन्टिन्यूटी थ्योरम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम से आप यहाँ पे क्या समझते हो, सरफेस टेंशन, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस एनर्जी में क्या फर्क रहता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि ड्रॉप का सरफेस टेंशन क्या होगा, बबल का क्या होगा, है ना, कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज करता है, ठीक है, तो वो हम किस तरह समझते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन, जैसे आपका स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री क्या होती है, इसके ऊपर है। अब यहाँ पे जैसे आपका हीट ट्रांसफर है ना, कि आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना, किस तरह से आपका यहाँ होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको यहाँ पे किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, 4 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, कि क्या होता है। तो ये सारा आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस पर्टिकुलर अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो यूनिट की बात करता हूँ। फिर बात करेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में। अब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आपको तो पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ, थर्ड, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 0th लॉ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे जो आपका हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी है वो किस
किस तरह से रिलेशन यहाँ पे आते हैं ना, तीन यहाँ पे कैसे कैसे कौन इससे रिलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करता हूँ हीट इंजन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, यहाँ से आपका हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए है ना, ये आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि हीट इंजन में जो आपको यहाँ पे सिंक है, सोर्स है, वो किस तरह से काम करता है, वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। कार्नोट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्नोट साइकिल किस तरह से काम करता है ना, और कार्नोट थ्योरम यहाँ पे क्या है। फिर यहाँ पे आती है आपकी परफेक्ट गैस की इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है। फिर हम यहाँ बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, एंड देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ क्या होता है, एंड देन आपका एवोगाड्रो नंबर। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है जो आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, करना हमने सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। फिर यहाँ पे है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, है ना। तो आपका यहाँ पे वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हम यहाँ पे पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, उसकी इक्वेशन के बारे में, किस तरह से यहाँ पे फेस चेंज होता है। फिर किस तरह से हम यहाँ बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। फिर इसमें हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। अब यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है, फ्री कौन सी होती है, डैम्प्ड और यहाँ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वेव्स का सुपरपोजिशन करवाएंगे, उनका यहाँ पे रिफ्लेक्शन है किस तरह से होता है, स्टैंडिंग वेव्स, ऑर्गन पाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वेव्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स, इनकी यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन बनती है, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल मोड और यहाँ पे हार्मोनिक्स, है ना, बीट्स हो गया, और लास्ट में यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी मैक्सिमम पूछी जाती है, यहीं से आपसे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ ली जाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव्स। फिर बात करते हैं आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है, ये आपका बेसिकली शुरू हो जाता है आपका +2 वाला चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यहाँ पे बात करेंगे कि चार्जेस कहाँ पे रेस्ट के ऊपर है। तो इसमें हम यहाँ पे बेसिकली जैसे कूलम्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसकी एप्लीकेशंस है, दो फोर्सेस के बीच में, दो यहाँ पे पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टॉर्क जो एक्ट कर रहा है डाइपोल के ऊपर। अब आपको यहाँ से देखो ना, जितनी भी थ्योरम्स है ना, उनका आपको यहाँ पे फाइनल रिलेशन पता होना चाहिए, उनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उनके एप्लीकेशन पता होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और वहां पे जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे उसका न्यूमेरिकल आ सकता है, वो किस तरह सॉल्व करना है, अगर ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिमाग में है कि हमें ये करना है, तो आप बिल्कुल सही लाइन पे होगे। जैसे गॉस थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसकी कमियां हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है। जैसे इक्विपोटेंशियल सर्विसेज है ना, इससे आप यहाँ पे क्या समझते हो। इक्विपोटेंशियल सर्विस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी आपका यहाँ पे डाइपोल की वजह से, कहाँ पे, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। फिर यहाँ पे ये सारा जब हो जाता है तो हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, कि आपका यहाँ पे जो फ्री चार्जेस है और जो यहाँ पे बाउंड चार्जेस कंडक्टर में कैसे बिहेव करते हैं। फिर हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, उनके कैपेसिटेंस के बारे में, फिर उनके कॉम्बिनेशन के बारे में कि पैरेलल में कैसे बिहेव करते हैं कैपेसिटर्स, आपका यहाँ पे सीरीज में कैसे बिहेव करते हैं। फिर स्पेशली इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो उनमें एनर्जी स्टोर क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे, जो आपका रिलेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक जो अगर डाइलेक्ट्रिक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो उससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक के बिना यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। फिर बात करेंगे आपका यहाँ पे वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में कि ये क्या है, ये क्या काम करता है, क्या इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक है। इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसमें हम स्पेशली क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, कैसे किस तरह से करंट फ्लो करता है, किस तरह से आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है मोबिलिटी के साथ, ठीक है, आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपका ओम्स लॉ है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, वी कब यहाँ पे ओम्स लॉ में आपको जो देखने को मिलता है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, किस पे डिपेंड करते हैं आपस में, इनका क्या रिलेशन रहता है। फिर यहाँ पे आपका ना कलर कोड, ये जो रजिस्टर्स का कलर कोड है ना, ये बहुत इजी है, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है। आपको बस यहाँ पे इसका ना एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक ट्रिक से हम इसको याद कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई बहुत ईजी है उसको यहाँ पे सॉल्व करना। फिर यहाँ पे जैसे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था किसका, कैपेसिटर्स का, वैसे हम यहाँ पे रजिस्टर्स को देखेंगे किस तरह सीरीज में कंबाइन करते हैं, किस तरह से आपका यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन करते हैं, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला किरचॉफ्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, थर्मल और यहाँ पे केमिकल इफेक्ट यहाँ पे क्या पढ़ते हैं करंट के। तो ये है आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास
+2 का टॉपिक। फिर यहाँ पे आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि आपका कौन कौन से इसमें लॉ दिए। जैसे आपका यहाँ पे बॉयड-सेवर्ट लॉ है, क्या इसका यहाँ पे रिलेशन निकलता है, कहाँ पे यूज करते हैं। फिर एम्पियर लॉ है, उसकी एप्लीकेशंस है। फिर यहाँ पे आपका लॉरेंट्ज फोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, क्या काम करता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या एप्लीकेशंस है। इसके अलावा यहाँ पे आपका साइक्लोट्रॉन, यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन है, एक आपका यहाँ पे सिंक्रोट्रॉन है, तो ये क्या काम करता है। फिर यहाँ बात करेंगे फोर्स बिटवीन द, कि अगर दो आपका यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे कैसा है करंट कैरिंग इंडक्टर है, तो क्या फोर्स पे एक्ट करती है। टॉर्क अगर मैं बात करता हूँ किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करता है, किस तरह से टॉर्क अप्लाई होता है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का करेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैं किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, किसी मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, किसी बार मैग्नेटिक की वजह से, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। तो ये सारा हम यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था ना, वैसे आप यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट इसके डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, मैग्नेटिक डिप क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से फिर हम यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फेरो, डाया और यहाँ पे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उनके फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं जो यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं ना, किस तरह से यहाँ परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। फिर हमारे यहाँ पे एसी के बारे में डिस्कस करेंगे आपका ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करते हैं, फैराडेस लॉ को डिस्कस करते हैं, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ को डिस्कस करते हैं, एडी करंट्स, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या फर्क रहता है, कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट से आप यहाँ पे क्या समझते हो। फिर आपका यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, फिर उनका यहाँ पे रिएक्टेंस क्या रहेगा, इंपीडेंस से आप यहाँ पे क्या समझते हो। फिर हम यहाँ पे मेनली ये पढ़ेंगे ना कि एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है, आरसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। फिर हम बात करेंगे कि आपका जो एसी सर्किट्स है, जनरेटर्स, मोटर, ट्रांसफार्मर, इसमें किस तरह से आपका जो ये सारे काम करते हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर्स, ट्रांसफार्मर यहाँ पे किस किस तरह से कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर ये बेस्ड है, तो वहां से हम ये पढ़ लेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में तो हमारा यहाँ पे ऑप्टिक्स मतलब ये काफ़ी बड़ा आपको एक यूनिट देखने को मिलता है। तो इसमें हम यहाँ पे पहले तो सभी मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू डिस्कस करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, फिर इसमें टीआईआर को डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या समझते हो। फिर हम यहाँ पे स्फेरिकल सर्फेसिस पे ऊपर लेंसेज में क्या क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला के बाद यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला आता है ना। फिर बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पावर और लेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उनको कंबाइन करते हैं ना, कंबाइन करने से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे से प्रिज्म हो गया है ना, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो गया, उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या क्या होती हैं। फिर हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में ना, उसके क्या क्या डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह से उनको सही किया जा सकता है। फिर आपका यहाँ पे माइक्रोस्कोप है एंड आपका यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप आपका सिंपल एंड कंपाउंड है, टेलीस्कोप आपका सिंपल एंड कंपाउंड है, किस तरह से इमेज बनती है, ठीक है, क्या यहाँ पे उनका जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे ये तो आपका, फिर हम बात करते हैं ये तो पार्टिकल नेचर में डिस्कस करें, फिर वेव नेचर बढ़ते हैं। तो फिर वेव फ्रंट में डिस्कस करेंगे, स्पेशली आपका हाइजीन प्रिंसिपल को बढ़ेंगे कि हाइजीन प्रिंसिपल ने यहाँ पे क्या क्या बोला था, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसके बाद इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, इसका यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन था। फिर यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज और यहाँ पे जो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनमें क्या फर्क होता है ना, कहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, आपका डायफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे ना, सिंगल स्लिट से डायफ्रैक्शन यहाँ किस तरह से बनती है। और यहाँ पे कि जो रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे ना, रिजॉल्विंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर भी क्वेश्चन आया हुआ है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप की। फिर कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये लॉ देखने को मिलता है। पोलराइजेशन से आप क्या समझते हो, आंखों में आप जो चश्मे यूज करते हो उसमें पोलरॉइड होते हैं जो पर्टिकुलर यहाँ पे आती हुई लाइट को कट कर देते हैं, इसलिए आप यहाँ पे धूप में भी चश्मे होते हैं ना, यहाँ धूप वाले चश्मे, तो वहाँ पे पोलरॉइड्स लगे होते हैं। तो वहाँ पे पोलराइजेशन प्लेन कैसे होती है, ठीक है, या फिर हम किसी एंगल पे के ऊपर किस तरह से पोलराइजेशन करते हैं, तो वो सारा हम यहाँ पे इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो आपका यहाँ पे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया है ना। तो ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा
मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आपका हो सकता है कि ये चीजें आपने ना पढ़ी हो ना, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन पढ़ी होंगी अगर ये चीजें। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स में हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे रेडिएशंस का यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर होता है उसको डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हर्ट्ज और यहाँ पे लेटरर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, आइंस्टाइन ने जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन दी थी उसने यहाँ पे क्या बोला था नेचर ऑफ द लाइट के बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट से आप यहाँ पे क्या समझते हो, ठीक है। देन आपका यहाँ पे डिफ्रैक्शन किस तरह से होती है एक्सरे से, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन से क्या समझते हो, हॉल इफेक्ट यहाँ पे क्या रहता है। देन इसमें अगर आपने याद करना जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, डी ब्रोगली की रिलेशन यहाँ पे क्या रहता है, ये सारे मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स है, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके किस तरह से होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, क्रिटिकल मास हो गया है ना, मास नंबर है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये वाला यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और यहाँ पे अलग अलग जो न्यूक्लियस के मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसे शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इसको डिस्कस करेंगे। जीजर मुलर काउंटर यहाँ पे क्या बात करता है ना, लीनियर एक्सेलरेटर्स यहाँ पे कौन से होते हैं। तो ये सारा आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जिसको यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट टॉपिक आता है जिसका आपका यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे जीनर डायोड किस तरह से काम करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये क्यों रिवर्स वाइज में काम करता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, आपका यहाँ पे जो जीनर ब्रेकडाउन मैं किसको बोलूंगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे है ना, कि बाय बीजेटी क्या होता है, एफईटी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, उसमें कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो कॉमन इमिटर बोला गया यहाँ पे, वैसे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी होती है ना, कॉमन कलेक्टर भी होता है, तो आपने यहाँ पे कॉमन इमिटर ही पढ़ना है यहाँ पे। देन आपका ऑसिलेटर्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है वो लॉजिक गेट्स आते हैं ना, कि लॉजिक गेट्स आपका और एंड नोट नैंड, ठीक है, एक्सोर, ये अलग अलग गेट्स होते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ठीक है, और हम ट्रांजिस्टर को ऐसे स्विच के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ओवरऑल सारा यहाँ पे सिलेबस है जो आपका फिजिक्स पीजीटी में पूछा जाएगा, जो आपका यहाँ पे 200 वाला जो पेपर होगा, 200 नंबर जिसमें रहेंगे ना, तो उसमें आपका मैक्सिमम पोर्शन यही रहने वाला है, साथ में सीडीपी रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस देखो आपने इसको घबराना नहीं है, ये ऐसा कोई सिलेबस ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे डेडिकेटली तैयारी कर रहे हो फिजिक्स के लिए, पीजीटी के लिए, तो आपने देखा होगा कि जब एनबीएस केवी से पढ़ते हो तो इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, इससे उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल उनके मुकाबले कम देखने को मिलेगा, तो इसके चलते होता है क्या है कि थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे से तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करोगे, अपना जो दिमाग में होगा कि ये टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इस तरह से तैयारी करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और यहाँ पे जो आपका नाम है वो मैट लिस्ट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी ये हमने इसलिए बनाई ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सिलेबस यहाँ पे क्या है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी करना शुरू करो। और अगर आपने बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप हमारे जो चैनल है यहाँ पे निम्बस केयर टीचिंग या निम्बस केयर ऐप पे जाके आपके लिए बैचेस भी मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी किसी और चीज़ के बारे में तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वैसे कोई क्वेरी होगी तो एक नंबर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, इस नंबर को नोट कर लेना। नंबर है यहाँ पे 7814846248 है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अभी के वीडियो के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर आपको यहाँ पे PYQs के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, है ना, वहां से आपको लगता होता कि डेप्थ कहाँ तक है ना, और आपको उससे एक लेवल ऊपर ही पढ़ना होता ना, ये नहीं होता कि यहाँ पे सेम पेपर आया तो वैसा ही क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाएंगे। हमें थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल के लिए तैयारी करनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, तो अगर तैयार हो गए डिफिकल्टी के लिए तो इजी आ गए, तो आपके लिए यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज ही वहां पे रहेगी। तो अभी की वीडियो के लिए फिर इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।